और क्लास आज हमारे पास अनदर लेक्चर है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का। तो अगर हम एक क्विक रिकैप करें तो हमने कार्बोहाइड्रेट्स कवर कर चुके थे। वी हैड स्टार्टेड लिपिड्स के लिपिड्स हमारे पास एक और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। वो हमारे पास क्या होते हैं, क्या कैसा स्ट्रक्चर होता है लिपिड्स का हमारे पास, किस तरीके के हमारे पास लिपिड्स होते हैं। तो हमने जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन देखी थी कि लिपिड्स हमारे पास होते ही क्या हैं, उनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, किस में डिसॉल्व होते हैं, किस में नहीं होते हैं, किस तरीके का कंपाउंड होता है वो, उसके अंदर क्या क्या कैटेगरीज हमारे पास शामिल होती है। तो टुडे हम जो है उसके अंदर थोड़ा डीपली उसकी कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। एक सेलेक्टेड कैटेगरीज हमारे पास मौजूद है, तो वो हम डिस्कस करेंगे आज वन बाय वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पहली कैटेगरी जो लिपिड्स की आती है वो आती है असाइल ग्लिसरॉल की। असाइल ग्लिसरॉल हमारे पास जो होता है, ये हमारे पास वर्ड है एक, इसका मतलब ग्लिसरॉल की असाइलेशन हुई होती है। अच्छा, असाइल ग्लिसरॉल हमारे पास जो होते हैं उनके अंदर बेसिकली जो कॉम्पोजिशन होती है ना, वो होती है एक ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। जो आपको इन्फॉर्मेशन जानना जरूरी है वो ये है कि अगर कहीं पे असाइल ग्लिसरॉल लिखा हुआ है कि असाइल ग्लिसरॉल है, तो असाइल ग्लिसरॉल का मतलब ये है कि वो दो चीजों से बना हुआ है। वो दो चीजें कौन कौन सी होती हैं? एक हमारे पास ग्लिसरॉल होता है और एक हमारे पास फैटी एसिड होता है। ठीक है, फैटी एसिड आप पूरा भी नहीं लिखे, आप सिर्फ एफ डॉट ए लिख दें तो बंदा समझ जाएगा कि फैटी एसिड लिखा हुआ है। तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से बना हुआ होता है असाइल ग्लिसरॉल आपके। ठीक है, सारे असाइल ग्लिसरॉल आपके पास बने होते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। अब कितने फैटी एसिड और कितने ग्लिसरॉल होते हैं वो हम आगे देखते हैं। The most widely spread acylglycerol is triacylglycerol, which is also called the triglycerides or neutral lipid. अच्छा, वैसे तो असाइल ग्लिसरॉल्स बहुत किस्म के हमारे पास होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा किस्म के असाइल ग्लिसरॉल्स मौजूद है नेचर के अंदर। लेकिन जो एक असाइल ग्लिसरॉल है जो बायोलॉजी के अंदर बहुत कॉमन होता है और बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है, जो हर जगह कॉमन होता है, वो असाइल ग्लिसरॉल हमारे पास है ट्राइग्लिसराइड के नाम। ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड के नाम से हमारे पास एक असाइल ग्लिसरॉल है। ये ट्राइग्लिसराइड बनता कैसे है हमारे पास? ये भी क्योंकि असाइल ग्लिसरॉल है तो दो चीजों से बना होगा, एक तो बना होगा ग्लिसरॉल से और दूसरा बना होगा फैटी एसिड। ये तो चीजें कंफर्म है। अब ट्राइग्लिसराइड लिखा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड हमारे पास, ट्राई का मतलब होता है थ्री। ठीक है, और ग्लिसराइड का मतलब ग्लिसरॉल फैटी एसिड से ज्वाइन हुआ हुआ। तो ग्लिसरॉल तो हमारे पास इसके अंदर एक होता है, और ट्राई थ्री हमारे पास है तो तीन हमारे पास फैटी एसिड होते हैं। ठीक हो गया, ट्राइग्लिसराइड के अंदर ये कॉम्पोजिशन होती है कि एक ग्लिसरॉल से तीन फैटी एसिड जुड़े हुए होते हैं। अच्छा जी, तो ग्लिसरॉल हमारे पास होता क्या है? ग्लिसरॉल बेसिकली हमारे पास एक अल्कोहल होता है। ठीक है, ग्लिसरॉल एक किस्म का अल्कोहल है हमारे पास। फैटी एसिड जो हमारे पास होता है वो हमें पता है क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि इसके नाम में ही एसिड आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है। अब आपको केमिस्ट्री के अंदर ये चीजें पता होंगी कि अल्कोहल हमारे पास क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, तो वो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है मुझे, आई होप। तो ग्लिसरॉल हमारे पास एक अल्कोहल होता है, फैटी एसिड हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ठीक है, अच्छा, जो हमारे पास असाइल ग्लिसरॉल बनते हैं ना, केमिकली अगर बात की जाए उनकी बॉन्डिंग देखने के लिए, तो असाइल ग्लिसरॉल जो हमारे पास होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, ईस्टर्स होते हैं। ईस्टर्स हमारे पास क्या चीज होती है? ईस्टर्स हमारे पास होते हैं किसी भी एसिड और अल्कोहल के दरमियान अगर बॉन्ड बनता है, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के दरमियान अगर बॉन्डिंग होती है तो वो ईस्टर लिंकेज कहलाया जाता है। केमिस्ट्री के अंदर आपने शायद पढ़ा होगा, वो ईस्टर बनाता है। ठीक है, कोई भी अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड अगर मिल जाए तो वो ईस्टर बनाता है। वो ईस्टर हमारे पास क्या होते हैं? वो ईस्टर बनते कैसे हैं? कंडेंसेशन रिएक्शन से बनते हैं। ठीक है, अल्कोहल का OH और कार्बोक्सिलिक एसिड का H, कार्बोक्सिलिक एसिड का H और अल्कोहल का OH, ये तीनों चीजें मिलके H2O बना के अलग हो जाती हैं। बाकी जो चीजें बच जाती है वो आपस में जुड़ के ईस्टर बना देती हैं। ये चीजें हमें पता चल गई। ठीक है, नीचे आप एग्जाम्पल में भी दे सकते हैं, इन्होंने ट्राइग्लिसराइड की आपको एग्जाम्पल दी है, ट्राइअसाइल ग्लिसरॉल भी कह सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड भी कह सकते हैं।
इसके अंदर हमारे पास एक अल्कोहल है, ये येलो के अंदर हमारे पास एक अल्कोहल है, और ये पर्पल के अंदर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास। ठीक है, इन कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH है उसमें से H जो है सिर्फ अल्कोहल के OH के साथ जुड़ गया, बॉन्ड बना लिया, इसके OH के साथ एक और ने बॉन्ड बना लिया, ये वाले OH के साथ एक और ने बॉन्ड बना लिया। तो ग्लिसरॉल के अंदर टोटल हमारे पास 3 OH होते हैं। तो मतलब क्या है, 3 जगहें हैं जहाँ पे फैटी एसिड आके लग सकता है। तो फैटी एसिड तीनों जगहों पे अगर आके लग जाता है तो वो बनाता है ट्राई असाइल ग्लिसरॉल या फिर ट्राई ग्लिसराइड बना देता है। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक फैट है। ठीक हो गया। फैटी एसिड जो हमारे पास बनते हैं ये, अगर अब तो ये तो हमने बात कर ली कि ट्राई असाइल ग्लिसराइड हमारे पास है। ठीक है, अब अगर हम जनरली सिर्फ एक फैटी एसिड की बात करें कि फैटी एसिड हमारे पास क्या चीज होती है, ग्लिसरॉल तो हमें पता है कि अल्कोहल है। अगर हम फैटी एसिड की बात करें कि फैटी एसिड हमारे पास इन जनरल होते क्या, तो फैटी एसिड बेसिकली हमारे पास क्या चीज होती है, कार्बन की चेन होती है। कार्बन की चेन होती है, कार्बन की चेन ऐसी होती है जैसे कि कार्बन 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 और ये कार्बन, हर कार्बन के साथ उसका H जुड़ा हुआ होता है। और आखिरी वाला जो कार्बन होता है ना, उसके साथ ऐसे करके COOH होता है। ठीक हो गया। आप लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो COOH होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फंक्शनल ग्रुप आ रहा है इधर, COOH। तो इसका मतलब क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड होने का मतलब ये फैटी एसिड है हमारे पास। ठीक हो गया। अब किसी भी ग्लिसरॉल से अगर लगना होता है तो ये वाला H हमेशा कुर्बानी देता है और साइड हो जाता है, और ये वाला ऑक्सीजन उसके जाके कार्बन से जुड़ जाता है और बॉन्ड बना लेता है, ईस्टर लिंकेज। ये हमारे पास फैटी एसिड की डेफिनेशन हो गई बेसिक। फैटी एसिड के अंदर होता क्या है हमारे पास, फैटी एसिड के अंदर बेसिकली हमारे पास क्या चीज होती है, इवन नंबर के कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं। इवन नंबर से मुराद 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, इवन नंबर पे हमारे पास कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं। ठीक है, कोई कभी भी आपको फैटी एसिड की चेन ऐसी नहीं मिलेगी जिसके अंदर 3 कार्बन एटम हो, नहीं। या तो आपको 2 की मिलेगी, या तो आपको सीधा 4 की मिलेगी। 3 वाला फैटी एसिड आपको नहीं मिलता, 2 वाला मिलता है, या 4 वाला मिलता है, या 6 वाला मिलेगा। ठीक है, और उससे ज्यादा आप इंक्रीज करते हैं, लेकिन रेंज है हमारे पास 2 से लेके 30 कार्बन एटम्स तक। ठीक हो गया। अच्छा, फैटी एसिड भी 2 तरीके के हमारे पास होते हैं। फैटी एसिड भी हमारे पास 2 तरीके के मौजूद होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड। अब जैसा कि मैंने बताया कि आपको स्ट्रेट चेन के अंदर कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं, वहां पे हाइड्रोजन सबके पास अपना अपना होता है, और एंड में हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH ग्रुप आके लग जाता है। ठीक है, तो वो फैटी एसिड बन जाता है। अगर जो चेन हमने कार्बन एटम्स की बनाई है रियली सॉरी, जितने भी कार्बन एटम्स की हमारे पास चेन मौजूद है, ठीक है, जितने भी कार्बन एटम्स की चेन है हमारे पास, उस चेन के अंदर एक भी अगर डबल बॉन्ड नहीं है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो वो चेन कहलाई जाएगी सैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये चेन मेरे पास है, कार्बन 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 कार्बन, और आखिरी वाले कार्बन के साथ COOH है। ठीक है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H ये ऐसे H आ रहे हैं। ठीक है, इस पूरी चेन के अंदर कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है आपके पास। ठीक है, अगर मैं यही इतने ही कार्बन एटम्स की 1, 2, 3, 4, 5, ये तो 5 है ना, टोटल 6 होते हैं हमारे पास, इवन नंबर्स में रहना है ना, तो ये मैंने 4, 5 और ये 6। ठीक है, इसको अगर मैं जरा और थोड़ा क्लियरली बना दूं एक दफा, ताकि आपको ये सही से क्लियर हो जाए। अगर हमारे पास है टोटल 6 कार्बन एटम, 3, 4, 5 और ये 6, यहाँ पे तो OH आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ गया, इधर H है, इधर H, यहाँ पे H है मेरे पास। ये दोनों चेन्स बिल्कुल सिमिलर है,
दोनों के अंदर सिंगल बॉन्ड है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास डबल बॉन्ड आ जाए तो क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला बॉन्ड हट जाएगा, क्योंकि कार्बन की तो 4 की वैलेंसी होती है ना, तो ये भी 4 की वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, ये भी 4 की वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, एक डबल बॉन्ड आ गया। तो ये चेन तो हमारे पास जो थी, ये इसके अंदर सारे सिंगल बॉन्ड्स थे, तो ये कहलाएगी सैचुरेटेड, सैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं है और ये क्या है, स्ट्रेट चेन। सैचुरेटेड फैटी एसिड की पहचान ही ये होती है कि वो हमेशा स्ट्रेट चेन होती है। जो डबल बॉन्ड जहां पे आ गया, डबल बॉन्ड वाली चेन को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। या फिर इसको हम स्ट्रेट चेन कह रहे थे, इसको हम कहेंगे बैंड। बैंड से मुराद क्या होगा कि ये चेन जब हमारे पास बन रही होगी ना, ये चेन हमारे पास बन रही है सैचुरेटेड फैटी एसिड की, स्ट्रेट चेन है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की चेन बनती है तो हमारे पास डबल बॉन्ड जहां आता है वहां पे चेन थोड़ी टेढ़ी हो जाती है। तो इससे हमारे पास ये चीज प्रूव होती है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड मौजूद है, तो ये क्या हो गई, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की चेन है। और स्ट्रेट चेन है तो वो सैचुरेटेड फैटी एसिड की चेन है। ये हमारे पास हो गई। ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर डबल बॉन्ड 6 आ सकते हैं, 6 डबल बॉन्ड ज्यादा से ज्यादा आ सकते हैं। ठीक हो गया, ये चीज हमारे पास बेसिक हो गई। इन एनिमल्स द फैटी एसिड आर स्ट्रेट चेन। जानवरों की अगर बात करी जाए जिसमें इंसान भी शामिल होते हैं, तो इंसानों का फैट और जानवरों का जो फैट होता है, चर्बी जो निकलती है गाय बकरे में से, वो जो हमारे पास फैट होता है ना, वो हमारे पास स्ट्रेट चेन होता है। स्ट्रेट चेन मतलब सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है वो। ठीक हो गया। लेकिन जो प्लांट्स के अंदर मौजूद होता है, प्लांट्स के अंदर जो फैटी एसिड मौजूद होता है वो हमेशा ब्रांच्ड होता है। या तो वो ब्रांच्ड होगा या तो वो रिंग होगा। ठीक है, ब्रांच्ड और रिंग से मतलब ये होगा उसके अंदर, या तो उसके अंदर हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाएगा, या तो उसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं भी होगा ना, तो क्या होगा, एक चेन जारी होगी, उसमें से एक और चेन निकल जाएगी, उसमें से एक और चेन निकल जाएगी, उसमें से अपनी एक और चेन निकलेगी, उसमें से अपनी एक और चेन निकलेगी, जिस तरीके से अमाइलोज के अंदर हो रहा था। ये हमारे पास हमारे आ जाता है। ठीक है, ये प्लांट्स के अंदर फैटी एसिड इस तरीके का होता है। जो एनिमल्स के अंदर होता है वो तो स्ट्रेट चेन होता है। प्लांट्स के अंदर जो होता है उसके अंदर हमारे पास या तो ब्रांचिंग हो जाती है, या तो फिर फैटी एसिड पूरा रिंग बना देता है, ऐसे करके। ठीक हो गया, ये चीज हमारे पास बेसिक नॉलेज है। अच्छा, फैटी एसिड्स की सॉल्युबिलिटी हमारे पास और उनका मेल्टिंग पॉइंट, दो चीजें हमारे पास डिस्कस होती है हमेशा फैटी एसिड्स की। एक उनकी सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कि जो भी फैटी एसिड हमारे पास है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कोई भी अल्कोहल, ईस्टर, किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर कितनी आसानी से डिसॉल्व हो रहा है, और उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कितनी आसानी से वो पिघल जाता है। तो जो भी हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ना, ठीक है, सॉरी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड नहीं, इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की कहानी होती है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे एक फैटी एसिड के अंदर, जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, उतनी ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी भी हो जाएगी और उतना ज्यादा उसका टेम्परेचर भी हो जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल हमारे पास यहाँ बुक में भी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक है ब्यूटेरिक एसिड और एक है पाल्मिटिक एसिड। ब्यूटेरिक एसिड के अंदर C4 लिखा हुआ है। C4 का मतलब इसके अंदर टोटल 4 कार्बन एटम्स हैं, आप देख सकते हैं 1 2 3 एंड 4। जो पाल्मेटिक एसिड होता है इसके अंदर टोटल 16 कार्बन एटम्स हैं। ये आप काउंट भी करेंगे अगर, तो टोटल आपके पास 16 कार्बन एटम्स आ जाएंगे। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा कार्बन एटम्स पाल्मेटिक एसिड के पास है। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि पाल्मेटिक एसिड की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ब्यूटेरिक एसिड, और पाल्मेटिक एसिड का मेल्टिंग टेम्परेचर भी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ब्यूटेरिक एसिड के। लेकिन अगर इन चारों को हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, इन चारों को अगर हम कंसिडर करते हैं, तो एसिटिक एसिड के अंदर 2 होते हैं, ओलिक एसिड के अंदर 18 कार्बन एटम्स होते हैं। तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी ओलिक एसिड की होगी और सबसे ज्यादा मेल्टिंग टेम्परेचर भी ओलिक एसिड का होगा। ये चीज हमारे पास हो गई। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास है फैट्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आर यूजुअली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एक और पॉइंट हमारे पास ये भी है अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड का,
कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं ना, वो रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड होते हैं, सॉलिड एट RTP, रूम टेम्परेचर के ऊपर वो सॉलिड होते हैं। गाय की जब चर्बी निकलती है बकरीद में, तो आपने वो देखी होगी, रूम टेम्परेचर के ऊपर वो सॉलिड होती है, वो पिघल तो नहीं रही होती। लेकिन अगर यही चीज आप ऑयल के अंदर देखें, ऑयल भी तो हमारे पास फैटी है ना, हमने शुरू में पढ़ा ऑयल फैट होता है। तो प्लांट जो ऑयल होता है, प्लांट ऑयल हमारे पास सोयाबीन ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, डिफरेंट ऑयल है ना, कुकिंग ऑयल जो हमारे पास होते हैं, वो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड होते हैं। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की पहचान क्या हो गई, कि वो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर होगा हमेशा, और जो सैचुरेटेड होगा वो हमेशा क्या होगा, सॉलिड होगा रूम टेम्परेचर के ऊपर। उसी तरीके से जो आपके पास मक्खन होता है, बटर जो होता है, वो रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड होता है, पिघलता नहीं है, वो क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, यही अगर हम तेल की एग्जांपल ले लें, तो तेल हमारे पास क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर डबल बॉन्ड है, और वो क्या है, रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड हो जाता है। ठीक है, सॉलिड नहीं होता वो। इसके बाद हमारे पास एनिमल फैट्स और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, वही चीज आपके पास आ गई। फैट्स और ऑयल्स हमारे पास वाटर से थोड़े से कम हल्के होते हैं, इसलिए वाटर के ऊपर वो ऊपर रहते हैं, वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, वाटर के सरफेस के ऊपर रहते हैं। अगर आपने कभी एक ग्लास के अंदर पानी ले और उसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाले, तो तेल नीचे नहीं जाएगा, तेल हमेशा सरफेस के ऊपर रहेगा। तो इससे क्या प्रूफ होता है, जो तेल होता है वो पानी से क्या होता है, हल्का होता है, भारी नहीं होता। अगर भारी होता तो वो तेल पानी के अंदर चला जाता, लेकिन वो सरफेस के ऊपर रहता है, फ्लोट कर रहा होता है। तो वो क्या चीज हो गई, हल्का होता है वेट में हमारे पास, और क्योंकि वो फैट है, हाइड्रोफोबिक है, तो वो डिसॉल्व भी नहीं हो पाता। ठीक है, इमिसेबल लिक्विड बन जाता है। अच्छा जी, दे आर नॉट क्रिस्टलाइन बट सम कैन बी क्रिस्टलाइज्ड अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। नेक्स्ट जो हमारे पास फैट है, टाइप है, वो है वैक्सेस। वैक्सेस हमारे पास क्या होते हैं, एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है डिफरेंट सीड्स के ऊपर, डिफरेंट फ्रूट्स के ऊपर, डिफरेंट इंसेक्ट्स के ऊपर। ये एक तरीके की कोटिंग हमारे पास होती है, एक लेयर होती है वैक्स की। ठीक है, चिकनी सी एक लेयर होती है, ये हमारे पास कोटिंग करवाती है। ठीक है, इस कोटिंग के अलग अलग मकसद होते हैं हमारे पास। ये कोटिंग से क्या होता है, हमारे पास ट्रांसपायरेशन ज्यादा नहीं होती प्लांट्स की। अगर उनके पत्तों के ऊपर वैक्स की कोटिंग हो जाए, तो उनकी ट्रांसपायरेशन ज्यादा नहीं होती। इंसेक्ट्स के ऊपर अगर ये कोटिंग हो जाए, तो इंसेक्ट्स की बॉडी के अंदर से वाटर बाहर नहीं आ पाता। अच्छी बात है, ये वाटर बाहर नहीं आ पाता इंसेक्ट्स के अंदर से, क्योंकि उनकी बॉडी के ऊपर वैक्स की कोटिंग हुई है। ठीक है, वैक्स तो ये है ना, वाटर प्रूफ वैक्स होती है हमारे पास। वो वैक्स के अंदर क्या चीज होती है, वैक्स के अंदर जो कार्बन एटम्स होते हैं ना, वो ऑड नंबर में होते हैं। ठीक है, मतलब 1, 20, 1, 3, 5, 7, 9, इस तरीके के ऑड नंबर के कार्बन एटम्स हमारे पास वैक्सेस के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी रेंज क्या होती है, C25 to C35। 25 कार्बन एटम से लेके 35 कार्बन एटम के दरमियान वैक्सेस आते हैं हमारे पास। ये वैक्सेस की रेंज है हमारे पास। ठीक है, इससे कम नहीं होंगे ना इनसे ज्यादा होंगे चाहिए, तो ही वो वैक्सेस कहलाए जाएंगे हमारे पास। ठीक हो गया, वैक्सेस हमारे पास हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज है, वो है फॉस्फोलिपिड्स की। फॉस्फोलिपिड्स हमारे पास क्या चीज होती है, फॉस्फोलिपिड्स हमारे पास फॉस्फेटिडिक एसिड का एक डेरिवेटिव होता है। फॉस्फेटिडिक एसिड जो होता है हमारे पास, एक किस्म का एसिड है जो बॉडी के अंदर पाया जाता है। उसको एसिड को थोड़ा सा एडजस्ट करके हमारे पास फॉस्फोलिपिड बनता है। फॉस्फोलिपिड के अंदर क्या होता है हमारे पास, ठीक है, फॉस्फोलिपिड के अंदर ग्लिसरॉल होता है, फैटी एसिड होते हैं, और एक फॉस्फोरिक एसिड का ग्रुप होता है। अगर आपको याद हो, हमने असाइल ग्लिसरॉल के अंदर ट्राइग्लिसराइड पढ़ा था। ट्राइग्लिसराइड के अंदर कहानी क्या हो रही थी, कि एक ग्लिसरॉल से 3 फैटी एसिड जुड़ जा रहे थे, यही हो रहा था ना। ट्राइग्लिसराइड के अंदर क्या हो रहा था, एक ग्लिसरॉल से 3 फैटी एसिड जुड़ जाते हैं हमारे। इसको अगर मैं कर्व ना बनाऊं तो स्ट्रेट लाइन हम रखें, तो एक ग्लिसरॉल से 3 फैटी एसिड जुड़ रहे थे, ये ट्राइग्लिसराइड था। जो फॉस्फोलिपिड होते हैं ना, उनके अंदर फॉस्फेट भी ऐड हो जाता है। अब फॉस्फेट को ऐड होने की जगह कहाँ क्या आ जाती है, ये हमारे पास ग्लिसरॉल आ जाता है। इस ग्लिसरॉल से हमारे पास 2 फैटी एसिड जुड़ते हैं, और यहाँ पे एक फॉस्फेट जुड़ जाता है, ये हमारे पास फॉस्फोलिपिड बन जाता है। ठीक है, ये हमारे पास फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर होता है। ठीक हो गया,
इसके अंदर हमारे पास क्या चीज होती है, फॉस्फोलिपिड का जो स्ट्रक्चर हमारे पास होता है ना, वो मेम्ब्रेन के अंदर बहुत काम आता है। मेम्ब्रेन अगर आपने पढ़ी हो, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आगे भी चल के हम पढ़ेंगे, प्रीवियस क्लासेस में भी आपने डिस्कस किया होगा। तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर फॉस्फोलिपिड बायलेयर से बना हुआ होता है। फॉस्फोलिपिड बायलेयर का मतलब कि उसके अंदर दो लेयर्स होती हैं, एक लेयर फॉस्फोलिपिड बायलेयर की और दूसरी लेयर भी फॉस्फोलिपिड बायलेयर की होती है। ठीक है, तो ये फॉस्फोलिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि पूरी की पूरी सेल की मेम्ब्रेन ही फॉस्फोलिपिड से ही बनी हुई होती है हमारे पास। ये चीज जानने की जरूरी है हमारे पास। ठीक हो गया। फॉस्फेटाइडाइल कोलिन इज वन ऑफ द कॉमन फॉस्फोलिपिड्स। एक एग्जांपल दी हुई है फॉस्फोलिपिड्स की इन्होंने, फॉस्फेटाइडाइल कोलिन। ये हमारे पास एक लिपिड है एक तरीके का, इसकी एग्जांपल है ये फॉस्फोलिपिड हमारे पास है, क्योंकि इसके अंदर भी फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ होता है। ये चीजें हमारे पास हो गई। लास्टली हमारे पास टर्पेनोइड्स। टर्पेनोइड्स हमारे पास क्या चीज होती है, terpenoids are very large and important group of compounds which are made up of simple repeating units, isoprenoid units. टर्पेनोइड्स हमारे पास बहुत ही कोई लार्ज किस्म के कंपाउंड्स होते हैं फैट्स के, ठीक है, बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये बनते कैसे हैं हमारे पास, फैट्स के मोनोमर्स हमारे पास जुड़ के ये एक हमारे पास टर्पेनोइड बनाते हैं। टर्पेनोइड के मोनोमर्स क्या है, आइसोप्रेनोइड यूनिट्स होते हैं। ठीक है, आइसोप्रेनोइड यूनिट्स हमारे पास मोनोमर्स होते हैं। इनको रिपीटेडली अगर हम जोड़ते जाएं तो हमारे पास क्या बनता है, एंड में टर्पेनोइड बनता है। दिस यूनिट ऑफ कंडेंसेशन इन डिफरेंट वेज गिव्स राइज टू कंपाउंड सच एज रबर, कैरोटेनॉइड्स, स्टेरॉइड्स, टर्पीन्स एक्सेट्रा। अच्छा, इससे जो हमारे पास कंडेंसेशन के दौरान जो प्रोडक्ट बनता है ना, डिफरेंट आइसोप्रेनोइड यूनिट्स के दरमियान हमारे पास कंडेंसेशन होती है। ऑब्वियस सी बात है, वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है और दो आइसोप्रेनोइड के यूनिट्स आपस में जुड़ जाते हैं। ये डिफरेंट तरीके से हमारे पास कंडेंसेशन होती है, कहीं से होती है कहीं से नहीं होती है। तो ये डिफरेंट तरीकों से होने की वजह से क्या होता है, डिफरेंट किस्म के टर्पेनोइड कंपाउंड्स हमारे पास बनते हैं। डिफरेंट किस्म के टर्पेनोइड कंपाउंड्स के अंदर रबड़ भी आता है, वाइटामिन आते हैं जिसमें कैरोटेनॉइड है, स्टेरॉइड्स हमारे पास आते हैं जो हार्मोन्स है, और टर्पीन्स हमारे पास आते हैं, ऐसा सब्सटेंस होता है जो पेंट के अंदर डाला जाता है। ठीक है, तो घर पे दीवारों में जो पेंट होता है ना, उस पेंट के अंदर ऐड किया जाता है टर्पीन। ठीक है, ये चीजें हमारे पास हो गई, ये टर्पेनोइड्स हमारे पास कहलाए जाते हैं। लिपिड्स constitute major source of energy and play an important role in the structure of membrane of the cell. They also provide insulation, mechanical protection and protection from water loss and abrasive damage. लिपिड्स हमारे पास, लिपिड्स की खासियत बताई हुई कि लिपिड्स जो हमारे पास होते हैं वो बॉडी के अंदर बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारा काम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से ही हो जाता है, काफी हद तक का काम हमारा जो है वो लिपिड्स भी करते हैं। क्यों, क्योंकि लिपिड्स भी हमारे पास एनर्जी स्टोर करते हैं, और सिवाय एनर्जी स्टोर करने के, लिपिड्स जो होता है वो बॉडी को इंसुलेशन भी प्रोवाइड करते हैं। इंसुलेशन से मुराद गर्माइश भी पैदा करते हैं, बॉडी को चोट नहीं लगने देते ज्यादा, खुद अपने पास जो होता है पूरा का पूरा प्रेशर सह लेते हैं। ये हमारे पास लिपिड्स की खासियत होती है। प्लस मेम्ब्रेन का इतना सारा स्ट्रक्चर उन्होंने बना के रखा हुआ होता है, तो ये लिपिड्स की हमारे पास खासियत है। वाटर को वो एंटर होने नहीं देते, ना वाटर को बाहर जाने देते, तो ये लिपिड्स के हमारे पास काफी एडवांटेजेस है लिपिड्स के। तो ये 4-5 हमारे पास कैटेगरीज थी जो हमने डिस्कस करनी थी लिपिड्स। इसके साथ हमारे पास लिपिड्स हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम प्रोटीन से स्टार्ट करेंगे कि प्रोटीन्स हमारे, प्रोटीन्स तो हम बल्कि कर ही चुके हैं। ठीक है, प्रोटीन्स हमें करने की जरूरत नहीं है, प्रोटीन्स हम कर चुके हैं। तो प्रोटीन्स के बाद हम न्यूक्लिक एसिड अपने स्टार्ट करेंगे अपनी पुरानी वाली बुक से। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन?